वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। तो अब हम बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब के बारे में। जैसा कि हमने वर्ब के बारे में स्टडी किया इन आवर लास्ट सेशन, जिसमें हमने दो तरह की वर्ब के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट मॉडल वर्ब एंड सेकंड इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। तो मॉडल वर्ब्स जिनके बारे में हमने स्टडी किया कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स होती हैं। टोटल मॉडल्स जो हमारे होते हैं दीज आर 11। तो हमें ये तो पता लग गया कि मॉडल्स होते क्या हैं। अब बात करते हैं कि मॉडल का काम क्या होता है, हम मॉडल को क्यों यूज़ करते हैं, वाई मॉडल्स आर यूज्ड। तो हम मॉडल का यूज़ करते हैं ड्यूटीज़ के बारे में बताने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस, किसी भी काम के होने का उद्देश्य, सजेशन। तो ये कुछ प्राइमरी रीजंस हैं जिनके लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। हम ड्यूटीज़ के बारे में, नैतिक दायित्व, जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं तो हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। जब हम परमिशन मांगने की बात करते हैं तो हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। संभावना जताने के लिए, संभावना के बारे में बात करने के लिए, पॉसिबिलिटीज़ को दिखाने के लिए हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। एंड जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं या फिर किसी को कोई एडवाइस देते हैं तो हमें मॉडल वर्ब की ज़रूरत होती है। मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होता है। मार्क दैट वर्ड कि मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और इसके साथ में कोई दूसरा फॉर्म यूज़ कभी नहीं किया जाता। मॉडल वर्ब के साथ में ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से समझें, आई कैन डन वर्क, गलत हो जाएगा। आई कैन डू वर्क, इसको हमें फर्स्ट फॉर्म में लगाना है, थर्ड फॉर्म में नहीं लगाना। और दूसरा, मॉडल के जस्ट बाद में हम किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। कुछ स्पेशल कंडीशन में हम करेंगे, आगे चल के हम बात करेंगे जिसके बारे में, लेकिन नॉर्मली हम मॉडल वर्ब के साथ में किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते। इसी एग्जांपल को ले लें, आई कैन टू डू वर्क, आई कैन फॉर डूइंग वर्क, तो इसके बाद में प्रपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता। केवल हमें मॉडल का यूज़ करना है और मॉडल के बाद में हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो ये हमारा मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप हमारे जितने भी मॉडल्स हैं उनके बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैन के बारे में। तो कैन का मतलब जैसा हमने पढ़ा हुआ है, कैन का मतलब सकता, शक्ति, समथिंग लाइक दैट। ये पहचान के लिए ठीक है कि कैन के जितने भी सेंटेंस होते हैं तो उसमें हिंदी का ये सेंस हमें मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग बात नहीं करनी, क्योंकि सकता शक्ति की जहाँ तक बात है तो सकता शक्ति के लिए कई और दूसरे मॉडल्स भी हैं जिनका सेंस भी सकता शक्ति से निकलता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, तो यहाँ पर मे का मतलब सकता शक्ति से हो रहा है। शुड आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, यहाँ पर शुड का मतलब सकता शक्ति हो रहा है। तो कैन का मतलब कभी भी हमें सकता शक्ति से नहीं समझना है। तो कैन की जब भी हम बात करते हैं तो कैन के हमें यूजेस के बारे में स्टडी करनी है कि कैन को हम कितने तरीके से यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में सकता शक्ति से आगे जो हम बात करेंगे अभी कि कैन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में जिसमें हम कैन का यूज़ करते हैं। एंड ऑब्वियसली सकता शक्ति तो उसमें आना ही है, जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सकता शक्ति का सेंस हमें वहाँ पर मिलेगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो वहाँ पर सकता शक्ति से ज़्यादा रूल इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम उसके रूल्स और उसके कॉन्सेप्ट को समझें कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है, कि कैन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ पर हम कैन का यूज़ नहीं कर सकते। हमें ये समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करें कैन का यूज़ पावर, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी के लिए किया जाता है। ऑलराइट,
पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए हम बात करते हैं तो हम कैन का डिस्कशन करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी? इसका मतलब होता है ताकत, ठीक है। जब हमारे अंदर किसी काम को करने की योग्यता है, किसी भी काम को करने की ताकत है, क्षमता है किसी काम को करने की, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट 50 kgs, मैं 50 किलो वेट उठा सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कैन हमें बता रहा है कैपेसिटी के बारे में, कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं 50 किलो वेट उठा सकता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही कैन फाइट, ही कैन फाइट मतलब वो लड़ सकता है, तो ये बता रहा है ताकत को, पावर, उसके अंदर पावर है लड़ने की। और तीसरा, शी कैन पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम को पास कर सकती है। शी कैन टॉप द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम को टॉप कर सकती है। ये क्या बता रहे हैं, उसकी मेंटल एबिलिटी, राइट। तो कैन का यूज़ हम करते हैं पावर को बताने के लिए, एबिलिटी को बताने के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम मॉडल के फॉर्मूले की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद में मॉडल का यूज़ किया जाता है और उसके बाद में आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब मॉडल सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मॉडल सेम रहेगा। जैसे कि हमने पीछे टेंसेस में स्टडी किया तो ही के साथ में हम इज़ का यूज़ कर रहे थे, यू के साथ में हम आर का यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं है कि आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो आपका सब्जेक्ट, लेकिन मॉडल सभी के साथ में कॉमन ही रहेगा और मॉडल के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको कैन से बात करनी होती है। तो कैन का एक यूज़ ये हो गया, ओके। तो कैन का दूसरा कॉन्सेप्ट है कि कैन हैबिट या फिर नेचर बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ होता है इसका, जैसे कि शी कैन नॉट, शी कैन नॉट। रिमेंबर दैट कैन के बाद में जब भी अगर हम नॉट लगाते हैं तो हमें इसके साथ में लगाकर रखना होता है। इट इज़ नॉट अलग अलग नहीं हो सकता कि हमने कैन को अलग लिख दिया, नॉट को अलग लिख दिया, नहीं, ऐसे नहीं। इसको हमें इस तरीके से यूज़ करना है। तो शी कैन नॉट गेट अप अर्ली, गेट अप बोल सकते हैं या फिर वेकअप बोल सकते हैं। शी कैन नॉट वेकअप अर्ली या फिर शी कैन नॉट गेट अप अर्ली, वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। अब ये गेट अप अर्ली ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें हैबिट के बारे में जानकारी दे रहा है। तो शी कैन नॉट गेट अप अर्ली, उसकी आदत नहीं है जल्दी उठने की, वो नहीं उठ सकती। तो यहाँ पर हैबिट की बात हुई। दूसरा बात कर सकते हैं, जैसे कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट टेल अ लाई, टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये झूठ बोलना किसी इंसान का नेचर होता है, राइट। ये हैबिट भी हो सकता है। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, आई कैन नॉट डिसीव एनीबडी, आई कैन नॉट ब्रेक द ट्रस्ट, ब्रेक द ट्रस्ट, राइट। ये नेचर होता है किसी इंसान का। तो जब हम हैबिट और नेचर के बारे में बताते हैं कि किसी भी काम को वो कर सकता है नहीं कर सकता, तो हम कैन का यूज़ करते हैं। तो पहले हमने बात कर ली एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के बारे में। दूसरा इसका यूज़ हो गया जब हम किसी हैबिट और नेचर के बारे में बताते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। थर्ड रूल है इसका परमिशन। कैन का यूज़ हम परमिशन के लिए भी करते हैं। नॉर्मली जो हम परमिशन की बात करते हैं तो हम परमिशन के लिए मे का यूज़ करते हैं, और भी हमारे पास में दूसरे मॉडल्स हैं जिनका यूज़ हम परमिशन के लिए करते हैं। लेकिन हम कैन से भी परमिशन मांगते हैं। वैसे नॉर्मली हमें कैन से परमिशन नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन परमिशन जब एक फॉर्मेलिटी हो, मतलब इसमें कोई सेंस ऑफ रिस्पेक्ट नहीं होता, फॉर्मेलिटी होती है जस्ट परमिशन मांगना। या फिर हम इसको यूँ कहें कि रफ परमिशन, रफ परमिशन मतलब ऐसी परमिशन जिसमें कोई पोलाइटनेस ना हो। नॉर्मली जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो हम पोलाइट होते हैं, हम फॉर्मल होते हैं, तब हम किसी से परमिशन मांगते हैं पोलाइट होकर। उसके सामने हमको झुकना पड़ता है, उसके सामने हमें अपनी आवाज़ को नीचा करना पड़ता है, अपने शोल्डर्स को डाउन करना पड़ता है, तब हम परमिशन मांगते हैं एक पोलाइट वे में। लेकिन जब हम अकड़ के परमिशन मांगेंगे और हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला हमें परमिशन नहीं भी देगा, तब भी हम उस काम को करने ही वाले हैं, कैपेसिटी दिखाकर हम उस काम को कर ही लेंगे,
तो परमिशन मांगना जस्ट एक फॉर्मेलिटी होता है कि अगर सामने वाला परमिशन नहीं भी देता तब भी आप उस काम को करने ही वाले हो, तो उस सेंस में जब हम बात करते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। इस वर्ड का यूज़ हम स्कूल्स में, इस वर्ड का यूज़ हम कॉलेज में, इस वर्ड का यूज़ हम कोचिंग पर, मतलब कोई भी फॉर्मल जगह पर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। किसी ऑफिस में जाकर हम कैन से बात नहीं कर सकते क्योंकि एक रूड सेंस होता है। दोस्तों के साथ में अगर हमें परमिशन मांगनी है तो हम परमिशन नहीं भी मांगेंगे तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी अगर हमें परमिशन मांगनी है तो हम कैन से मांग सकते हैं। किसी ने आपका मोबाइल फ़ोन लिया और आपने उसको मोबाइल फ़ोन दिया, उसने फ़ोन लगाया और बात की, उसके बाद में फिर आपको अपना मोबाइल फ़ोन वापस लेना है तो आप कैसे मांगोगे? अपना अधिकार दिखाकर ही तो मांगेंगे। तो कैन आई हैव माई मोबाइल बैक, कैन आई हैव माई सीट, मतलब जो जगह आप ही की है और आपको वो जगह वापस चाहिए तो आप अपना अधिकार दिखाकर मांगते हो, आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते हो। तो कैन आई कम इन, यहाँ पर कुछ वर्ड्स का यूज़ नहीं हो सकता, जैसे कि सर, मैम। सर मैम का यूज़ हम करते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्टेबल टर्म में, लेकिन यहाँ पर कैन में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। कैन के साथ में प्लीज़ का यूज़ भी नहीं होगा। विल के साथ में हम जैसे प्लीज़ का यूज़ करते हैं, मे के साथ में, कुड के साथ में, तो कैन के साथ में जब हम परमिशन मांगते हैं तो हमें प्लीज़ का यूज़ नहीं करना है, जो कि नॉर्मली हम परमिशन मांगते टाइम पर प्लीज़ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ हमें कैन के साथ में नहीं करना है। ओके, तो जब हम फॉर्मेलिटी के लिए परमिशन मांगते हैं, एक रफ परमिशन होती है, तो हम कैन का यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो कैन का यूज़ परमिशन के लिए भी किया जाता है। तो ये थे कैन के यूजेस कि कहाँ कहाँ हम कैन का यूज़ करते हैं। पावर के लिए करते हैं, कैपेसिटी के लिए करते हैं, एबिलिटी के लिए करते हैं, नेचर, हैबिट और परमिशन मांगने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की। ओके, तो बात करते हैं हमारे दूसरे मॉडल के बारे में, दैट इज़ कुड। कुड का मतलब, जिसे हम हिंदी में इसकी पहचान समझते हैं, सका, पाया, सका, पाया, ठीक है। हिंदी में इसका सेंस ऐसे ही निकलेगा जब हम कोई भी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन कुड को अगर हम ब्रॉडर सेंस में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी भी मॉडल के यूजेस के बारे में कि उसके कितने तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके यूजेस कितने हैं। कुड का यूज़ हम बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, देखते हैं इसके यूजेस को। तो नंबर 1 पहले हम बात करते हैं पास्ट, सेंस ऑफ कैन, सेंस ऑफ कैन। जब हम कैन के पास्ट सेंस की बात करते हैं तो हम वहाँ पर कुड का यूज़ कर सकते हैं। जो काम हम प्रेजेंट में कर सकते हैं, जिसको हम कैन में बनाते हैं, उसी को जब हम पास्ट में ले जाते हैं तो कैन का कुड हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, मैं दौड़ सकता हूँ तो आई कैन रन, आई कैन रन। तो ये एग्जांपल कहाँ पर है? प्रेजेंट में। अब इसी एग्जाम्पल को जब हम पास में ले जाएंगे तो मैं दौड़ सका, दौड़ पाया, तो आई कुड रन। तो ये हो गया पास्ट। तो हमने कैन का पास्ट कर लिया यहाँ पर कुड। इसका दूसरा यूज़ है नरेशंस। नरेशन में भी हम कैन का पास्ट कुड कर देते हैं। जब हम चेंज ऑफ टेंस करते हैं तब हम कैन का कुड कर देते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ही सैड आई कैन गो, ये सेंटेंस है। इसी को हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, ही सैड दैट, आई को हमने ही कर लिया। अब क्योंकि ये जो टेंस है वो पास्ट में है तो कैन का कुड हो जाएगा। इस कैन को हम यहाँ पर कुड बना के रख देंगे, ही कुड गो। तो ऐसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय चेंज ऑफ टेंस जब करते हैं तब हम कैन का कुड वहाँ पर भी कर देते हैं। नॉर्मल सेंस में जैसे हमने पहले रूल में बात की, तो पास्ट का जो सेंस होता है कैन कर सकते हैं, कुड कर सके, वहीं नरेशन में हम कैन का कुड कर देते हैं जब हम इसका पास्ट बनाते हैं। ओके, तो तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं। कुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर जब हम कुड का यूज़ एज अ पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे तो कुड के साथ में हमें प्लीज़ का यूज़ करना है। नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कुड के साथ में प्लीज़।
जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज, क्वेश्चन मार्क। प्लीज को हमें कुड के साथ में लास्ट में ही यूज करना है। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, कुड आई यूज योर फोन प्लीज। क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, कुड आई हैव, या फिर कुड आई टेक योर फ़ोन प्लीज़। तो ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं, कुड के साथ में हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं और प्लीज़ को हम लास्ट में रख देते हैं। अब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो काफ़ी सारे हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं जिनका यूज़ हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम मे भी लगाते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम शैल भी लगाते हैं, शुड भी लगाते हैं, तो इन वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम मे से बात करते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, तो ये तो एक रेगुलर वर्ड है जिसको हम अपने स्कूल लेवल से ही सीखते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मल लेवल पे बात करें, थोड़ा सा अपर लेवल की बात करें, तो वहाँ पर कुड का यूज़ मे से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो कुड का तीसरा रूल है, जब हम उसको फॉर्मल सेंस में एक रिक्वेस्ट के लिए, एक परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट बोल सकते हैं या फिर परमिशन भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो बात करते हैं इसके फोर्थ यूज़ के बारे में, दैट इज़ किसी भी काम को कर सकता था। इसके साथ में हम कुड हमारे पास में पहले से ही है, कुड के साथ में हम हैव और लगा देते हैं, तो कुड हैव हो जाता है। इसको हम यूज़ करते हैं पास्ट की पॉसिबिलिटीज़ के लिए, पास्ट की पॉसिबिलिटी, जिसको हमने पैसिव वॉइस में भी स्टडी किया था। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका मतलब हिंदी में इसका जो सेंस निकलेगा, सकता था या फिर सकती थी, सकती थी। तो किसी भी काम को कर सकने की क्षमता थी, किसी भी काम को कर सकते थे, किसी भी काम को कर सकते थे। तो ऐसा डिस्कशन हमें करना है तो हम कुड के साथ में हैव लगा देते हैं और हैव के बाद में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना होता है। जैसे कि मैं पास हो सका, तो इसको हम नॉर्मल बनाएंगे तो आई कुड पास, लेकिन मैं पास हो सकता था। तो किसी भी काम को करने की क्षमता थी, उस काम को नहीं किया, लेकिन फिर भी हम अभी बात करते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो हम इस काम को ऐसा कर सकते थे। तो पास की पॉसिबिलिटी हो गई, तो इसके साथ में हम सब्जेक्ट कुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इसका फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट कुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये ऐसे हमें यूज़ करना है। मैं पास हो सकता था, तो आई कुड हैव पास्ड। ओके, आई कुड हैव पास, मैं पास हो सकता था, ऐसे हमें बना लेना है। मैं अच्छे नंबर ला सकता था, आई कुड हैव गॉट गुड मार्क्स। मैं समय पर पहुंच सकता था, आई कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। तो ऐसे हमें कुड के साथ में हैव लगा देना है, जहाँ पर हैव आ जाता है वहाँ पर हमें वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म। अब इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि मॉडल के साथ में तो फर्स्ट फॉर्म आता है मेन वर्ब का, तो यहाँ पर लेकिन थर्ड फॉर्म किस तरीके से यूज़ हम कर रहे हैं। सी, कुड के बाद में ये जो हैव लगा हुआ है ये भी तो वर्ब है, ये वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, और हैव के बाद में वर्ब ये थर्ड फॉर्म में तो आता ही है। दैट्स अ रूल जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी पढ़ा और काफ़ी बार हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन कुड के बाद में हमें ये जो हैव दिखाई दे रहा है, हैव क्या होता है, वर्ब होता है जो फर्स्ट फॉर्म में है। तो कुड को तो उसके साथ में उसका वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ही मिला, लेकिन हैव के बाद में जो भी वर्ब आ रहा था वो थर्ड फॉर्म के साथ में हमें करना होता है। ओके, मॉडल नंबर 3 दैट इज़ मे। तो मे को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, देयर आर मैनी यूजेस ऑफ मे। तो पहला यूज़ है मे का फॉर्मल परमिशन के लिए। फॉर्मल परमिशन जब भी हम मांगते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं जनरल सेंस में, जो कि हमने स्टार्टिंग में अपने चाइल्डहुड में स्कूल में सीखा। परमिशन मांगने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, वो फॉर्मल परमिशन होती है, एक पोलाइट सेंस में की गई होती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। क्या मैं जा सकता हूँ, तो मे आई गो। क्या मैं बोल सकता हूँ, तो मे आई स्पीक। क्वेश्चन मार्क रखते जाना है। तो जब हम परमिशन मांगते हैं फॉर्मली तो हम मे का यूज़ करते हैं। इसका दूसरा यूज़ है किसी को ब्लेस करने के लिए, कर्स करने के लिए, विश करने के लिए और प्रे करने के लिए। इसको हमने नरेशन में ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखा था, और यहाँ जो सेंटेंस होता है लास्ट में
एक्सक्लेमेशन का साइन ज़रूर आता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा लास्ट में। मे ही फेल्ड, मे ही फेल्ड, भगवान करे वो फेल हो जाए, मे ही फेल्ड। विश मे यू विन, आप जीत जाओ, मे यू विन। तो ये क्या हो गया, ये विश हो गई। मे यू लिव लॉन्ग, ये प्रे हो गया, और ये था ब्लेस करना किसी को, और ऊपर हम बात कर रहे थे प्रे करने की। तो हम दूसरा यूज़ इसका इस तरीके से, किसी को ब्लेस करना है, किसी को दुआ देनी है, किसी के लिए प्रार्थना करनी है, किसी के लिए बुरा कहना है, तो हम वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इसमें लास्ट में जो मार्क आता है वो आता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके तीसरे यूज़ के बारे में बात करते हैं, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं संभावना। किसी भी काम के होने की संभावना है, इसका मतलब शायद किसी भी काम को किया जाएगा या फिर कोई भी काम हो सकता है, शायद होगा। जैसे बारिश होगी शायद, तो इट मे रेन, इट मे रेन, शायद बारिश होगी। शायद मैं नहीं आऊँगा कल, तो आई मे नॉट कम। ठीक है, तो इट मे रेन, शायद बारिश हो सकती है, शायद बारिश होगी। तो जब हम अनुमान लगाते हैं, संभावना दिखाते हैं, तो हम वहाँ पर मे का यूज़ कर सकते हैं, शायद वो आएगा। तो ऐसे हम पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी मे का यूज़ करते हैं। तो इसके चौथे रूल की बात करें, मे का यूज़ एक उद्देश्य के लिए भी किया जाता है, पर्पस के लिए भी किया जाता है। जब हम मे का यूज़ पर्पस के लिए करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक वर्ड का यूज़ करना होता है, दैट इज़ सो दैट। सो दैट दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सो दैट, लाइक सो दैट, जिसके बीच में डैश लगा होता है। सो अलग यूज़ होता है, दैट अलग यूज़ होता है, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये जो सो दैट, जिसका मतलब होता है ताकि, ये है। तो सो दैट के साथ में हम जो दूसरा सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में मे, सब्जेक्ट के बाद में मे, और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपको स्टडी करनी चाहिए ताकि आप पास हो जाओ, तो यू शुड स्टडी ताकि, सो दैट यू मे पास। आप अपना नंबर मुझे दो ताकि मैं आपको कॉल लगा पाऊँ। गिव मी योर नंबर so that I may call you। तो so that के साथ में हम may का यूज़ करते हैं, ये किसी एक उद्देश्य के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। so that's all about may। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे नए मॉडल के बारे में। ओके, मॉडल नंबर 4, दैट इज़ माइट। तो माइट का जो सेंस होता है शायद ही, शायद ही, जिसका हम हिंदी में सेंस निकाल के देखते हैं शायद। लेकिन जब हम इसके यूजेस की अभी बात करेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट और इसको समझने का तरीका हमारा चेंज होता जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कि माइट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो नंबर 1 है इसका यूज़ पॉसिबिलिटीज़ के लिए, जैसे कि शायद ही, शायद ही। जब किसी भी काम के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तब हम उसमें माइट का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। एग्जाम्पल, शायद ही बारिश होगी, शायद बारिश होगी, तो इट मे रेन, शायद ही होगी, तो इट माइट रेन। वो तो शायद ही आएगा, तो ही माइट कम। ओके, तो ये तो हुआ माइट का यूज़ पॉसिबिलिटीज़ के लिए। दूसरा यूज़ देखते हैं इसका, पास्ट ऑफ मे। पास्ट ऑफ मे, ये मे का पास्ट हो जाता है किसमें, नरेशन में, जब हम चेंज ऑफ टेंस की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, सी सैड ही मे कम। इसको हमने चेंज किया,
तो शी सैड दैट ही मे का माइट कर देना है, ही माइट कम, ऐसे हमें बदल देना है। तो मे का माइट हो जाता है जब हम नरेशन में टेंस को चेंज करते हैं। तो तीसरे रूल की बात करें, माइट के साथ में हैव लग जाता है, माइट हैव, शायद ही काम हुआ होगा, काम हुआ होगा। जब हम ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं तो हम वहाँ पर माइट हैव का यूज़ करते, जैसे वो शायद ही आया होगा, ही माइट हैव, और माइट हैव के बाद में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, ही माइट हैव कम। इसका मतलब क्या हुआ कि वो शायद ही आया होगा, तो शायद ही आया होगा। लेकिन इसी को हम चाहें तो मे से भी समझ सकते हैं, ही मे हैव कम, मतलब वो शायद आया होगा, शायद आया होगा। तो जब शायद किसी काम को किया होगा तो मे, और शायद ही किया होगा तो माइट। तो ये था माइट। आगे चलते हैं एंड लेट्स सी अनदर मॉडल। ओके, तो मॉडल नंबर 5 है हमारा वुड। अब वुड एग्जाम का काफ़ी हॉट फेवरेट मॉडल है जो कि कई बार अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके यूजेस जैसे कि काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो इसको समझना हमारे लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसके कौन से यूजेस हैं, क्योंकि इसका हिंदी में कोई मतलब नहीं है, इसके हमें सेंटेंस में यूजेस देखने पड़ेंगे कि ये कितने तरीके से यूज़ हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला इसका यूज़ है पास्ट ऑफ विल। पास्ट ऑफ विल, विल का पास्ट कहाँ पर होता है? ये नरेशन में। एग्जाम्पल देखिए, ही said I will go, कन्वर्ट किया, he said that he will की जगह पर would कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसका टेंस बदलेंगे, ये वो हमारी पास में, तो will का would हो जाएगा would go। ऐसे इसको कन्वर्ट करना है। तो will का would हो जाता है पास्ट जब हम नरेशन की बात करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 है रिक्वेस्ट। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से किसी काम को करने के लिए, तो हम वुड का यूज़ करते हैं, और वुड के साथ में हम प्लीज़ का भी यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्या आप कृपया मेरी हेल्प करोगे? तो वुड यू, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? वुड यू हेल्प मी? तो वुड यू, क्या कृपया मेरी हेल्प करोगे? इसको और फॉर्मल कर दिया, प्लीज़ हेल्प मी। सेंटेंस के बीच में आएगा। देखिए, कुड के साथ में भी हम प्लीज़ लगा रहे थे, वो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा था, लेकिन वुड के साथ में प्लीज़ सेंटेंस के बीच में आएगा। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी? हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे? तो वुड यू प्लीज़, वर्ब बदल दी हमने, लैंड मी सम मनी, सम मनी। तो ये हम रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके तीसरे रूल के बारे में। वुड का यूज़ जब हम एज अ ऑफर करते हैं, ऑफर या फिर प्रपोजल। सेंटेंस देखिए, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? वुड यू like to have something? Would you like to have something? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये क्या हो गया? एक ऑफर हो गया, एक प्रपोजल हो गया। सामने वाले को आपने एक ऑफर दिया। Would you like to sit here? Would you like to, सेम है, sit here, क्या आप यहाँ पर बैठना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू सिट हियर। तो ये एक ऑफर है, एक प्रपोजल है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4, जिसमें हम वुड का यूज़ चॉइस के लिए करते हैं। चॉइस के लिए जब हम इसका यूज़ करेंगे तो हम वुड के साथ में रादर का यूज़ करते हैं, लाइक वुड रादर। इसका यूज़ हम चॉइस के लिए करते हैं,
और देन का भी हम यूज़ इसमें बाद में करते हैं। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो मरना पसंद करेगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा, तो ही वुड रादर डाई देन बेग। तो उसके पास में दो ऑप्शन है, एक तो मरना, एक भीख मांगना। तो बोला कि वो मरना पसंद करेगा लेकिन वो भीख नहीं मांगेगा, तो उसने चॉइस किसको किया? डाई को। तो यहाँ पर वुड का यूज़ एज अ चॉइस के लिए किया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो बाहर जाने से घर में रहना पसंद करेगा, तो ही वुड रादर स्टे होम देन गो आउटसाइड। तो ऐसे हम चॉइस के लिए वुड रादर का यूज़ करते हैं। फिफ्थ रूल की बात करें, कंडीशन के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। कंडीशन के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। अब कंडीशन की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम इफ़ का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप बुलाते तो मैं आता, इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी आई would have come, I would have come। अगर आप मुझे बुलाओ तो मैं आऊँगा, तो यहाँ पर if you invited me I would come। जब हम इफ़ के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो हम वर्ड को सिंपल रखते हैं। जब हम इफ़ के साथ में हैड का यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो उसको भी हम वुड हैव में कन्वर्ट कर देते हैं। इस वाले सेंटेंस का मतलब होता है अगर आप बुलाओ तो मैं आ जाऊँ, तो इफ़ यू इन्वाइटेड मी आई वुड कम। और दूसरे वाले का मतलब है जब हम इसको प्रॉपर पास्ट में यूज़ करते हैं कि अगर तुमने मुझे बुलाया होता तभी तो मैं आता, इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव कम। तो इसका सेंस ये है। चलिए सिक्स्थ वाला रूल देखते हैं इसका। जब वुड का यूज़ हम विश के लिए करते हैं, वुड का यूज़ हम जब विश के लिए करते हैं, जैसे कि वुड दैट। वुड दैट का मतलब होता है काश, काश ऐसा होता। जैसे काश मैं अमीर होता, वुड दैट, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज़ होगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, सभी के साथ में वर का यूज़ होगा। इसके बाद में नाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज़ हम करते हैं, इसको याद रखना है। वुड दैट का यूज़ होगा, सब्जेक्ट वर, और उसके बाद में वर्ब नहीं आएगा, उसके बाद में हमें नाउन और एडजेक्टिव का यूज़ करना है। जैसे वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, वुड दैट आई वर रिच। काश तुम इंटेलिजेंट होते, वुड दैट यू वर इंटेलिजेंट। काश वो ईमानदार होता, वुड दैट ही वर ऑनेस्ट। तो ऐसे हम विश के लिए वुड का यूज़ करते हैं, वुड दैट का यूज़ हम करेंगे विश के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेवंथ रूल के बारे में, पास्ट की हैबिट के लिए। पास्ट की हैबिट के लिए मतलब किसी भी काम को किया करते थे, किया करते थे या फिर करते रहते थे, करते रहते थे। फॉर्मूला इसका होगा सिंपल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में कोई भी एडवर्ब का यूज़ होता है जो कि हमें टाइम के बारे में जानकारी देती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे बचपन में मैं खेलता ही रहता था, तो आई वुड प्ले इन माई चाइल्डहुड, आई वुड प्ले इन माई चाइल्डहुड। जब भी मैं उससे मिलता था वो हंसता ही रहता था, तो whenever I met him, वो हंसता ही रहता था, he would laugh।
राइट। तो यहाँ पर हमें किसी और दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि सेंटेंस हमारा पास्ट की ही बात कर रहा है। मैं कभी कभार मंदिर जाया करता था, तो आई वुड गो टू टेम्पल सम टाइम, राइट। तो हमें याद ये रखना है कि वुड के साथ में हमें किसी एक एडवर्ब का यूज़ लास्ट में करना है जो कि हमें टाइम को इंडिकेट करते हैं। अब टाइम को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर कौन से वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि सम टाइम, जो अभी अपन ने यहाँ पर देखा, सम टाइम्स, ठीक है। ऑफन, अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑलवेज, हमेशा, यूजुअली, ज़्यादातर, मोस्टली भी लगा सकते हैं हम इसकी जगह, डेली, एवरीडे। तो इन वर्ड्स का यूज़ हम वुड के साथ में करेंगे जब भी अगर हम पास्ट में किसी भी काम को किया करते थे या फिर किसी भी काम को करते रहते थे उसकी बात करेंगे। तो ये था हमारा वर्ड। अब स्विच करते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की। मॉडल नंबर 6, दैट इज़ शुड। शुड की बात जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि किसी भी काम को करना चाहिए। जब हम किसी को सलाह देते हैं या फिर एडवाइस देते हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं। इसको तो हम पढ़ेंगे और इसके साथ में शुड के जो दूसरे भी यूजेस हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स चेक इट आउट। तो नंबर 1 हम बात करें एडवाइस या फिर सजेशन। जब हम किसी को सजेशन देते हैं या फिर एडवाइस देते हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं। आपको करना चाहिए किसी काम को तो यू शुड, आपको जल्दी उठना चाहिए तो यू शुड गेट अप अर्ली, आपको स्टडी करनी चाहिए तो यू शुड, डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए तो यू शुड एक्सरसाइज। तो करना चाहिए, मना करना होता है तो हमें यहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने टेंस में पढ़ा हुआ है। तो एक तो सजेशन देते हैं या फिर एडवाइस देते हैं, आपको स्टडी करनी चाहिए तो यू शुड स्टडी, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए तो यू शुड नॉट टेल अ लाई। तो एक तो यूज़ ये हो गया शुड का। इसका दूसरा रूल है पास्ट ऑफ शैल। शैल का पास्ट हो जाता है शुड, कब हो जाता है, नरेशन में। नरेशन में शैल का पास्ट शुड हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। दे सेड वी शैल गो। इसको बनाया पास्ट में तो दे सेड दैट, फर्स्ट पर्सन इधर आएगा तो दे हो जाएगा। दे शैल का शुड कर देना है, मेन फोकस इधर रखना है, शैल का शुड, दे शुड को। तो ऐसे हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो शैल का यहाँ पर शैल था तो वो शुड हो गया। तो पहला एडवाइस सजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, दूसरा शैल का पास्ट हो जाता है शुड नरेशंस में, तीसरा इसका यूज़ है मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन या फिर कहें ड्यूटी। जब हम किसी को उसके नैतिक दायित्व या फिर कर्तव्य के बारे में उसको समझाते हैं तो हम उस सेंस में भी शुड का यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट इसका सेम होगा जैसा कि हमने पहले वाले रूल में देखा, तो फॉर्मूला इसका सेम है, लेकिन इसमें कहने का जो तरीका है, जो सेंस है बात का, वो बदल जाता है। आपको अपने देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर कंट्री। आपको अपने देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ये मोरल ड्यूटी हो गई, ये एक मोरल सजेशन, एक मोरल ऑब्लिगेशन हो गया। आपको अपने ट्राई कलर को, तिरंगे झंडे को रिस्पेक्ट करना चाहिए तो यू शुड रिस्पेक्ट योर ट्राई कलर। तो ये हो गया मोरल ऑब्लिगेशन। लास्ट शुड का यूज़ है फोर्थ, लेस्ट। लेस्ट के साथ में हम शुड का यूज़ करते हैं। इसका सेंस होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, तो हम लेस्ट और शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर पड़ो, तो वॉक प्रॉपरली,
वॉक प्रॉपरली, लेस्ट यू शुड फॉल। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पढ़ाई कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। स्टडी वेल लेस्ट यू शुड फेल, यू शुड फेल। तो ऐसे हमें लेस्ट के साथ में शुड का पेयर करना है। तो ये शुड के 4 यूजेस हैं, एडवाइस देने के लिए, सजेशन देने के लिए। शैल का शुड हो जाता है नरेशन में, तीसरा मोरल ऑब्लिगेशन, चौथा होता है जब हम लेस्ट के साथ में शुड को पेयर करते हैं। फिफ्थ वाला भी देख लेते हैं यहाँ पर, जब इसका यूज़ परमिशन के लिए करते हैं। परमिशन के लिए जैसे क्या मैं जाऊँ, शुड आई गो, शुड आई गो। तो ऐसे भी हम सेंटेंस बनाते हैं, क्या मैं आ जाऊँ, शुड आई कम, क्या मैं बोलूँ, शुड आई स्पीक। तो परमिशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो शुड के 5 यूजेस हमने पढ़ लिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे मॉडल के बारे में। ओके, तो बात करते हैं मस्ट और ought to। यहाँ पर हमने दोनों मॉडल्स को एक साथ में रख लिया है। मस्ट और ought to दोनों ही एक ही सेंस में यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, उस स्ट्रॉन्ग एडवाइस में मजबूरी होती है, कंपल्शन। जैसे किसी भी काम को आपको करना ही करना चाहिए, एथिकली और मोरली वो करेक्ट हैं। तो पहले बात करते हैं मस्ट की। जैसे कंपल्शन की बात करें, स्टूडेंट्स के रोल नंबर के पीछे लिखा रहता है कि स्टूडेंट को रोल नंबर कैरी करना कंपलसरी है, तो मतलब वो उसकी मजबूरी हो गई, उसको करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो यू मस्ट कैरी योर रोल नंबर। यू मस्ट, कैरी का मतलब होता है साथ ले जाना, कैरी योर रोल नंबर विद यू। फॉर एग्ज़ाम के लिए जाते समय आपको अपना रोल नंबर कैरी करना है। तो ये क्या हो गया, ये एक ऑब्लिगेशन हो गया। अगर हेलमेट ना पहनने पर फ़ाइन है तो आपको हेलमेट पहनना ही है फ़ाइन से बचने के लिए। तो यू मस्ट वियर हेलमेट, यू मस्ट वेयर हेलमेट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर हेलमेट का फ़ाइन है और आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आप पर फ़ाइन होगा। क्यों? क्योंकि ये मैंडेटरी, आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, आपको वो काम करना ही करना है। अगर आप स्टूडेंट हो, जब आपके एग्ज़ाम आते हैं तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यू मस्ट स्टडी, अगर पास होना है तो पढ़ना है। तो यू मस्ट स्टडी टू पास इन एग्ज़ाम। वहीं ought to की हम बात करें तो ought to का यूज़ हम करते हैं स्पेशली जब हम बात करें ड्यूटीज़ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। जिम्मेदारी और नैतिक दायित्व के लिए जब हम बात करते हैं तो हम ought to से उसका डिस्कशन करते हैं। ought to हालांकि एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, इसकी जगह पर हम आजकल should का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम ought to से बात करेंगे तो सेंटेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव सेंटेंस इसमें हमें देखने को मिलता है। इसका नेगेटिव नहीं होता। मतलब यहाँ पर आपको सजेशन और सलाह ऐसी मिलेगी कि जो हमेशा पॉजिटिव ही हो सकते हैं, उसका नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यू ought to take care of your parent, care of your parent। अब इसका नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा, यू ought to serve your nation, serve your nation। आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए, इसका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मस्ट और ought to हमने देखा। आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे मॉडल के बारे में। ओके, तो 9th वाला हमारा मॉडल है विल और 10th है शैल। इन दोनों को हम यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने फ्यूचर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो फ्यूचर में किसी भी काम को करेंगे उसके लिए हम विल का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही विल कम, वो आएगा, ही विल कम। फ्यूचर की बात करने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं और आई के साथ में हम शैल का यूज़ करते हैं, आई शैल कम। ठीक है, अगर हम परमिशन के लिए बात करें, परमिशन के लिए भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं।
परमिशन, will you please help me, please help me। और परमिशन जब हम यहाँ पर मांगते हैं नॉर्मल सेंस में, shall I go, shall I go, तो यहाँ पर एक्चुअली ये परमिशन एक रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, लेकिन ये प्रॉपर परमिशन है। shall I go, क्या मैं आ सकता हूँ, shall I come। तो ऐसे हम will और shall का भी यूज़ कर सकते हैं परमिशन के लिए। तो ये हो गया will और shall। तो बात करते हैं हम नीड और डेयर के बारे में। नीड का मतलब होता है ज़रूरत और डेयर का मतलब होता है हिम्मत, राइट। तो जब हमें किसी काम को करने की ज़रूरत है, नीड और डेयर मॉडल्स होते हैं। इसको हमने इन्फिनेटिव में भी स्टडी किया। नीड और डेयर वर्ब भी होते हैं, नीड और डेयर मॉडल भी होते हैं। जब नीड और डेयर के साथ टू का यूज़ होता है तो नीड और डेयर दोनों वर्ब बन जाते हैं, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब में आ जाते हैं। लेकिन जब नीड और डेयर के साथ में टू का यूज़ नहीं होता तो ये मॉडल में कंसीडर किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू नीड स्टडी, यू नीड स्टडी, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। आई डेयर फाइट, मुझ में लड़ने की हिम्मत है। इसको अगर आपने क्वेश्चन किया तो नीड को, जैसे आप कैन गुड को निकाल के आगे रख लेते हैं, वैसे ही आप नीड को भी निकाल के आगे रख लेते हैं। नीड यू स्टडी। इसी का नेगेटिव किया तो नेगेटिव करने के लिए हमें केवल नॉट जोड़ देना है। इसका नेगेटिव किया, आई डेयर नॉट फाइट, मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं है। क्वेश्चन बनाया तो क्या करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, डेयर यू फाइट। तो ऐसे हम इनका यूज़ कर लेते हैं। तो नीड और डेयर, नीड का मतलब ज़रूरत है किसी काम को करने की और डेयर का मतलब हिम्मत। तो ये थे हमारे मॉडल्स जिसमें हमने स्टडी किए डिफरेंट मॉडल्स और उनसे जुड़े हुए उनके कुछ यूजेस कि हम उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, कितने तरीके से यूज़ करते हैं और उनके रूल्स और उनका जो एप्लीकेशन है वो क्या होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वर्ब साइड। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस PDF में अटैच करके आपके लिए दिए गए हैं, तो आप इनको स्टडी करने के बाद में वहाँ पर जाकर उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, अटेंडिंग दिस लेक्चर, यू कैन गो देयर और आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हो ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और इसके यूजेस आपको समझ में आ जाए। सो फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड स्टेइंग विद मी। बाय बाय, सी यू लेटर।